दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों मुझे बड़ा दुख होता है जब एक शरीफ आदमी जो किसी प्रकार का क्रिमिनल नहीं है, जिसे आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं करे हैं, जिसके ऊपर एक छोटा सा भी मुकदमा किसी कोर्ट में, किसी पुलिस चौकी में छोटी मोटी कोई FIR दर्ज नहीं है दोस्तों। परंतु जब वो किसी बैंक या NBFC कंपनी से लोन ले लेता है और लोन लेने के बाद जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उसकी EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं और उसका केस NPA में चले जाता है, उसके बाद ये बैंक वाले, NBFC कंपनी वाले जब उससे फाइल साइन उन्होंने करा रखी होती है, उसी समय उससे 5 या 8 या 7 इस तरीके से लोग ब्लैंक चेक ले लेते हैं और जब उसकी मजबूरी पड़ जाती है, वो EMI नहीं दे पाता है, परेशानी में होता है, तो ये उन चेकों को बाउंस करा देते हैं। तो दोस्तों आज की भी जो वीडियो है चेक बाउंस के ही ऊपर है। इसमें और क्या क्या समस्या है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी चेक बाउंस पर, मगर वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस चक्कर में मैंने उसमें कुछ बातें छोड़ दी थी जो कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों हमारे देश का जो कानून है ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और ये इनका उसी कानून के अंतर्गत 1881 में जो धारा बनाई थी अंग्रेजों ने, क्योंकि ज़्यादातर लोन लेते कौन थे, अपने हिंदू लोग लेते थे या अपने अदर उसके लोग लिया करते थे। इन लोगों को तो पैसा इनके पास तो इनकी सरकारी थी, ये तो सब कुछ थे ही उस समय। तो इन्होंने इस तरीके की परेशानियां करने के लिए इस धारा को बनाया। अगर कोई भी भारतीय आदमी इस तरीके से पैसा लेके नहीं दे पाएगा तो उसके ऊपर हम इसको धारा को बना देते हैं 138 की और चेक बाउंस की, इसको लगाकर इसे फंसाएंगे और पैसे की रिकवरी करेंगे। तो समय समय पर फिर बाद में हमारी सरकार ने 138 के कानून में बदलाव करते रहे ये लोग, काफ़ी बदलाव इसमें। उस समय कुछ सिविल मैटर में चलता था केस, उसके बाद कुछ इसमें क्रिमिनल एक्ट को भी एक्ट करा गया। तो अब आज की डेट में अब सवाल ये उठता है कि कोई शरीफ आदमी अपनी आवश्यकताओं के लिए लोन ले या ना ले। अगर वो लोन ले लेता है और अपने चेक दे देता है इनको, तो भी वो फंस जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि उसकी अगर 60 या 70 या 120 इतनी EMI बनी है तो उन सभी EMI को वो राइट टाइम पैड कर पाएगा? इस बात की गारंटी कौन लेगा? इस बात की भी गारंटी कौन लेगा या जिम्मेदारी कौन लेगा कि आने वाले समय में जो ये व्यक्ति जॉब कर रहा है प्राइवेट या सरकारी या फिर इसका कोई व्यापार है छोटा या बड़ा, क्योंकि जिस हिसाब की आदमी की पोजीशन होती है उसी हिसाब से वह उसको लोन बैंक से मिल जाता है। तो ये ना समझे कि बड़े आदमी को लोन ज़्यादा मिल गया तो उसके खर्चे भी बड़े हैं, उसके पास एम्प्लॉय भी बहुत हैं, उसके पास बिजली के बिल भी बहुत भरने पड़ेंगे, उसको सारे काम खर्चे वाले बहुत ज़्यादा होंगे बड़े व्यापारी के पास। तो अब जो छोटा व्यापारी है या कोई छोटी जॉब वाला है तो उसको उस हिसाब से लोन मिलेगा, उसके लिए उसकी EMI देना भारी पड़ेगी। यदि किसी की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो क्या वो क्रिमिनल हो गया? अगर कोई किसी का पैसा नहीं दे पा रहा है, बैंक का, NBFC कंपनी का या किसी साहूकार का, तो उसको हमारी सरकार क्या मानती है? क्रिमिनल मानती है क्या? ऐसे आदमी को आप क्राइम में कंसिडर करोगे, क्राइम में जोड़ोगे? मेरा जवाब दोस्तों है नहीं। ऐसे आदमी को हम क्राइम में नहीं जोड़ना चाहिए। उसके लिए एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि भाई जो भी बैंक NBFC कंपनी लोन देंगी वो चेक किसी भी कस्टमर के नहीं लेंगी, क्योंकि अब ये ECS का ज़माना आ गया है, NACH का ज़माना आ गया है। तो अब तो EMI ज़्यादातर NACH से ही निकलती हैं। तो पहले तो चलो ये था कि भाई माना 36 महीने का लोन दिया और 36 चेक इन्होंने ले लिए, हर महीने चेक को लगाया करते थे। परंतु अब इनकी चेक लेने की इंटेंशन कुछ और है दोस्तों। अब इनकी जो चेक लेने की इंटेंशन है वो ये है कि आपसे 5, 7, 4 जो भी 3-2 चेक ले लेंगे और उन चेकों को ये ब्लैंक रख लेंगे। जबकि ये जो ऐसा काम करते हैं चेक ब्लैंक लेकर रखना, वो भी एक कानूनी अपराध है। कायदे में तो ये होना चाहिए उस चेक पे एक पार्टिकुलर डेट पड़ी होनी चाहिए, जो कि डेट ये नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी ये डिफॉल्ट करेगा तो हम डेट खुद डालेंगे। तो सरकार ज़्यादा ना करे तो ये कर दे कि भाई इसमें एक डेट डालो और वो डेट उस कस्टमर की ही राइटिंग में होनी चाहिए। तो कुछ तो संशोधन करे
क्योंकि इसमें शरीफ आदमी बहुत ज्यादा फंस रहा है, बहुत बुरी तरीके से फंस रहा है। पहले तो चेक लेने का प्रावधान ही बैंकों को खत्म करा दे। और मेरा कस्टमर से भी कहना है, लोन की अगर आपको ज्यादा आवश्यकता है तभी आप ले, अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो बिना फालतू में अपने शौकबाजी के लिए लोन ना ले कि हमें पेरिस घूमने जाना है या अमेरिका जाना है या इधर उधर जाना है, उस काम के लिए लोन ना लें जिसमें आपका पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके कोई इनकम ना हो। लोन सिर्फ आप अपने कारोबार करने के लिए ही ले या अपना कोई जरूरी काम करने को ले, ताकि आपके ऊपर फालतू का बजट ना बिगड़े आपका। तो पहले तो सरकार से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस चेक बाउंस के मामले को एकदम हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है जिस व्यक्ति ने क्राइम की दुनिया से उसका दूर दूर तक संबंध भी नहीं है, जिसने आज तक क्राइम करा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है क्राइम का क्या होता है, क्राइम कैसे होता है, जिसने आज तक किसी को गाली नहीं बकी, जल्दी से थप्पड़ भी नहीं मारा किसी ने, एक आम आदमी ने किसी को, उस व्यक्ति के ऊपर चेक बाउंस होने के बाद एनबीएफसी और बैंक उसको ये क्रिमिनल घोषित करवा देते हैं, उसको ये एक बड़े क्राइम में कंसिडर करवा देते हैं। और वह व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दुखी होता है, क्योंकि उसका तो जुर्म की दुनिया से दूर दूर तक मतलब नहीं है, और उसके ऊपर एकदम क्राइम का केस लगा दिया जिसमें 2 साल की सजा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, क्रिमिनल केस में इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपको अपनी जमानत करानी पड़ेगी, चाहे वो चेक दुनिया के किसी भी, भारत के किसी भी कोने में भारत से लोन लिया है, ये बाउंस कराएं, और आपको जमानत भी वहीं जाके करानी पड़ेगी, वहीं का वकील करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी परेशानी आपके साथ बढ़ेगी, अच्छी खासी बढ़ेगी, भागा दौड़ी। अगर आप रहते हो सपोज करो उत्तराखंड में और उन्हें चेक बाउंस करा दिया आपका महाराष्ट्र में 1000-1500 किलोमीटर दूर, तो आपको मालूम है कि वहाँ तारीख भुगतने जाना 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आना, मामूली भी खर्चा आपके होटल का, रुकने का, वकील की फीस का, अटर मिला के किराया भाड़ा 20-25 हज़ार रुपये, 15,000 से 20,000 रुपये हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल खर्चा बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आपकी तारीख हर महीने भी एक पड़ गई ना, तो आपको 10-15 हज़ार का ये एक्स्ट्रा खर्चा आपका बढ़ जाएगा। और ये एनबीएफसी और बैंक वाले यही तो चाहते हैं कि आप परेशान हो और इनका पैसा दें। लेकिन मैं एनबीएफसी बैंक वालों को अच्छी तरीके से बात बता दूं, अगर उस व्यक्ति के पास पैसा होता तो वो व्यक्ति जो डिफॉल्ट हुआ है आपका पैसा देता, परंतु आप लोग ये सोचते हैं कि हम चेक बाउंस करा के और उसको दिमागी प्रेशर में उसके ऊपर उसको लेकर के उसके दिमाग को भ्रमित करके टेंशन देके अगर आपका पैसा मिल जाएगा तो इस बात को भूल जाए। बहुत मुश्किल है जो इस कंडीशन में भी आपका पैसा वो व्यक्ति दे पाए, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। होता तो वो चेक बाउंस होने तक की नौबत नहीं आने देता, क्योंकि चेक बाउंस एकदम तो होता नहीं है। पहले तो ये आपके पीछे चबन्नी छाप जो उनके कुत्ते हैं, जिनकी औकात चबन्नी और अठन्नी से ऊपर की है ही नहीं, पागल कुत्ते उनको मैं बोलता हूं, वो पागल कुत्तों की तरह भौंकते हैं। कुछ उसमें खुजली वाले कुत्ते भी होते हैं, खुजली वाले कुत्ते वो है जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, और पागल कुत्ते वो होते हैं जो बिल्कुल यंग है। तो खुजली वाले कुत्ते पागल कुत्तों को समझाते हैं तो वैसे करो, तो वो तो बुढ़े हो चुके हैं इस काम में, तो वो उनके लीडर बन जाते हैं। और इसमें कुछ महिला लीडर भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो कि आपको धमकाएंगी, तुम्हारा चेक बाउंस हो गया। तुम्हारा तो बोलेंगे नहीं, आप तो बोलेंगे नहीं, आप और तुम तो जानती नहीं बोलना, वो तेरा चेक बाउंस हो गया कस्टमर से बोलेंगी, अब तेरे को जेल होगी 10 साल की कि 20 साल की, अब तो जिंदगी और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इन बेअकलियों को और इन बेअकल पागल कुत्तों को मैं बता दूं अच्छी तरीके से, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 2 साल की सजा हो सकती है, वो भी 20-25 साल केस चलने के बाद। केस अगर आप हार जाओगे तब, और 20-25 साल तक तो इनके दादाजी भी नहीं रुकने वाले, वो तो उससे पहले ही सेटलमेंट करके आपके पास 10 बार आ जाएंगे, क्योंकि इनका तो अच्छा खासा पैसा मरेगा। जब आदमी का चेक बाउंस हो जाएगा, वो जमानत अपनी करा ही लेगा, तो फिर इनका पैसा वो क्यों देगा, क्योंकि उससे पैसा तो है ही नहीं, तो देगा ही कहां से वो, तो फिर केस ही लड़ेगा जो भी खर्चा हो उसका, उससे बढ़िया तो फिर वही है ना। तो इन लोगों की फालतू की बकवास में आप लोग ना आए, इनकी उल्टी सीधी गाली गलौज में ना आए। जैसी भाषा में आपसे बात करें वैसी ही भाषा में बात इनसे आप करें। अगर चेक बाउंस कराने के बाद भी आपके पास कॉल करते हैं कि सेटलमेंट कर लो हमसे, क्योंकि इस तरीके का भी होता है, चेक बाउंस होने के बाद भी सेटलमेंट के लिए ये लोग आपके पास आते हैं, तो उस समय सेटलमेंट बहुत सोच समझ कर करें। पहले तो केस को कैंसिल करवाएं, उसको विड्रॉल करवाएं, इनसे लिखा पढ़ी में सारा काम करें, सारी चीजें अपने वकील के थ्रू ही कराएं, क्योंकि वकील इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। और एक इनसे लेटर ले सेटलमेंट का, वो लेटर फर्जी भी नहीं होना चाहिए, बैंक से ही होना चाहिए। अपनी बैंक की जो पक्की मेल आईडी होती है ओरिजिनल, उस मेल आईडी से अपनी मेल आईडी पर आप इसे लिखित में ले
और फिर उस मेल आईडी का जवाब दे इधर से कि भाई आपने जो मुझे लेटर दिया है, अब इस लेटर के बाद मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं कि इतने पैसे देने के बाद मेरा सेटलमेंट हो जाएगा और मेरे किसी भी लीगल अधिकारी पे आने वाले समय में मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं होगा और जो 138 का मुकदमा आपने मेरे ऊपर करा है वो मुकदमा मेरा वापस हो जाएगा। सब कुछ लिखित में करें, मुंह जबानी कुछ ना करें दोस्तों, क्योंकि मुंह जबानी बात कही का कोई सबूत नहीं होता है, कुछ सबूत नहीं होता है। अगर आपके फोन में रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपने कर ली है तो वो रिकॉर्डिंग्स भी कोर्ट में जल्दी से प्रूफ नहीं हो पाती है, एकदम से कोर्ट उसको नहीं मानता है। तो लिखित, स्टैंप और इनके साइन, ब्रांच हेड के साइन, जो ब्रांच मैनेजर है उसी के साइन करें, बीच के इन दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये जितने भी पालतू कुत्ते हैं इनको मिलती है कमीशन, ये कोशिश करेंगे कि हमारे थ्रू होना चाहिए, क्योंकि बैंक खुद ये चाहता है कि कैसे करके भी हमारा पैसा 10 लाख है तो साला वो 3 लाख आ जाए, 4 लाख ही आ जाए, 2 लाख ही आ जाए, जो भी आ जाए। मैंने ऐसे भी सेटलमेंट देखे हैं जो 13-13, 14-14 लाख के लोन थे और उनको 2-2, 3-3 लाख में सेटलमेंट कर दिया गया है। लेकिन वैसे तो आप सेटलमेंट करें ना, तो सेटलमेंट करना भी अपना क्रेडिट स्कोर खराब करना है, अपना सिविल खराब करना है। भविष्य में कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देने से पहले 1000 बार सोचेगी। अगर आपको कोई लोन दे भी देगा, आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो उसको 10 लाख रुपए का लोन देगा और बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट पर देगा, तो आप व्यापार तो कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किलें आपके साथ आ जाएंगी। लेकिन आपकी मजबूरी पड़ गई है, आपके पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो पैसा दोगे कहां से? कोई चीज किसी को देनी है तो हमारे पास तो वो होनी तो चाहिए, जब है नहीं तो व्यक्ति देगा कहां से? तो उसके ऊपर फिर आप चाहे तो 138 लगाओ, चाहे जो भी करो। परंतु अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आपका लोन 15 लाख का है और आपका 2-3 लाख रुपए पड़े हैं और उसमें सेटलमेंट आपका हो रहा है, तो ऐसे चेक बाउंस वाले केसों से अपनी जान छुटा ले। 2-3 लाख रुपए में सेटलमेंट करके उस मैटर को रफा दफा कर दे। सेटलमेंट करें बड़े समझदारी के साथ दोस्तों, बहुत समझदारी से करें, जल्दबाजी में ना करें। कोई भी बंदा आपके घर पर आया, कोई भी उसने अपना बैंक का बता के आपने 2 लाख रुपए कैश दे दिए, वो सब ना करें। बिल्कुल पक्के के अमाउंट में सेटलमेंट करें और पूरा लिखित में पहले ले लें। अगर लिखित में ना दें कि भैया पहले सेटलमेंट करो, पहले पैसे जमा कराओ फिर लिखित देंगे, तो कहेंगे जब बाद में लिखित दो तभी मैं पैसे दूंगा। तो पहले लिखित परत पक्की, उसके बाद इनको पैसा देना है, वो भी चेक से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, कोई भी ऑनलाइन कंपनी से पैसा करना है ट्रांसफर, इनको किसी तरीके का भी ऐप हो ऑनलाइन से करना है, कैश नहीं देना है। क्योंकि अब आपने कोई मैनेजर बुला लिया, आपके साथ बैठा उठा है, वो उनने जी 2-3 लाख रुपए आपसे लिए और जाके आपके लोन खाते में जमा भी कर दिए, तो माना आपका लोन 15 लाख का है तो वो लोन 3 लाख जमा हो गए, ब्याज हटा के 12-13 लाख फिर भी दिखाई देगा। तो हमको जीरो चाहिए ना कि भाई सिविल में जीरो चलेगा, भले सिविल में आपका सेटलमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ सालों के बाद आपको फिर लोन मिलना शुरू हो जाएगा। छोटे मोटे आप लोन लें, फिर उनकी किस्तें टाइम से भरें, फिर आपका जो सेटलमेंट वाला लोन था पीछे चले जाएगा। और भविष्य में कभी आपकी स्थिति अच्छी हो जाए तो आप बैंक से बात कर सकते हैं कि उस समय मेरी स्थिति खराब थी, मैंने सेटलमेंट किया था, उस सेटलमेंट वाले लोन को मैं पूरा बंद कराना चाहता हूँ, उसको बताइए कैसे कैसे करके होगा और उसमें क्या सुविधा मिलेगी बैंक की तरफ से। तो इस तरीके का भी दोस्तों हो सकता है। परंतु मैं इन पालतू कुत्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी को डराए घबराए ना, उसको बिना मतलब में उसको हरासमेंट ना करें और उसे फालतू में परेशान ना करें, क्योंकि चेक लेना मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। लोन देते समय चेक इनको हम लोग देते हैं, चलो पहले तो चेक इसे देते थे कि ठीक है भाई, चेक से किस्तें निकलती थी, कोई सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ पक्का प्रूफ का। अब तो नैच है, उससे निकालो ना किस्तें, उससे और अब तो बिना नैच के आपको लोन ही नहीं मिलेगा बिना नैच लगाए। अब तो नैच भी समझो एक तरीके का चेक बाउंसिंग जैसा ही है, वो भी थोड़ा बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में और कुछ नहीं है। उधर तुम नैच लगा के बाउंस हो रहोगे, चेक भी लगाओगे, पर चेक इसे ले लेते हैं कि चेक में एक बार में ही पूरे लोन की अमाउंट भरी जा सकती है कि 15 लाख रुपए आपने इनसे लोन लिया, 5-7 ईएमआई आपने तोड़ दी, उसको मिला करके आपका लोन बैठ गया 16 लाख 17 लाख, जो भी बैठा पेनल्टी मिला सब भर के उसमें लगा देंगे ये। उसमें ये जो बैंक के चार्ज है ना, जो बैंक के वकीलों के खर्चे हैं, जो इस तरीके के सारे खर्चे जोड़ देते हैं कस्टमर के ऊपर ये। लेकिन ऐसा कुछ खर्चे जोड़ दें तो आप पैसा ना दें, बिल्कुल भी ना दें, और फिर आप इससे सेटलमेंट करेंगे ही करेंगे लास्ट में आगे मजबूरी में, और उसके बाद इनको आप पैसा दें और पूरी लिखा पढ़ी में दें। उस समय आप एक बात ये भी कर सकते हो बस ऐसा करें, मानेंगे नहीं आपकी बात ही, फिर भी कर सकते हो कि भाई देखो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही मैं दूंगा और सब कुछ हटा दो और मेरा जो लोन है सेटलमेंट में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है ये उसको भी लिखित में दे दें आपको उस समय पर कि चलो ठीक है, हाँ हमारा पैसा मिल रहा है। हालांकि ये बात बहुत मुश्किल है ये माने, लेकिन एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बैंकों में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं जो हमको नहीं मालूम है, आम आदमी को नहीं पता होते हैं।
तो दोस्तों बिल्कुल घबराए ना चेक बाउंसिंग से। ये ना सोचे चेक बाउंस हो गया तो अब आप बहुत बड़े अपराधी हो गए, या आपके ऊपर कोई 302 का 307 का बड़ा मुकदमा लग जाएगा। कुछ नहीं है, ये मुकदमा उतना बड़ा नहीं है, ये मुकदमा बहुत छोटा है और है क्राइम, है क्रिमिनल एक्ट का मुकदमा है, क्राइम में आता है, क्योंकि इसमें जमानत करानी पड़ेगी आपको, इसलिए क्राइम में। एक बार जमानत आपकी हो गई तो आप ये समझ लो कि 15 से लेकर 20 साल 25 साल तक केस चलेगा। एक कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चलेगा 5-7 साल, फिर हाई कोर्ट में चलेगा 8-10 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा 5-7-8 साल, तो एक सब जोड़ जाड़ के वही हो जाएगा ही। तो आपकी उम्र भी लगभग उस समय कितनी हो गई होगी? 30 साल के व्यक्ति को भी लोन देंगे तो 55-60 साल का वो हो ही गया होगा। और जिसने आपको लोन दिया होगा हो सकता है वो उसमें 50 का हो, 75 का हो गया, उसका बोलो राम हो गया, वो निकल गया दुनिया छोड़ के, तो ये भी हो सकता है। तो डरे घबराए नहीं, कुछ नहीं होता है जिंदगी में, बिल्कुल भी हर चीज को ज्यादा टेंशन में ना लें, हर बात को थोड़ा सा हल्के में ही लें, क्योंकि गैर जिम्मेदार बनकर भी कभी कभी जिंदगी को जीना पड़ता है। जब आदमी के अपने हाथ में कुछ नहीं होता है तो उन चीजों को फिर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम जहां तक मेहनत कर सकते थे हमने करी, उसके बाद अब हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ ऊपर छोड़ दो। और मुझे विश्वास है भगवान सबका है और वो आपकी मदद करेगा। कभी और ज्यादा टेंशन आप लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। टेंशन तो दूर हो जाएगी आज या कल, लेकिन बीमारी टेंशन आपको लग जाएंगी, डायबिटीज की, डिप्रेशन की, या किडनी आपकी डाउन चले जाएगी, या हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। ये बीमारियां जिंदगी भर आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी, खासकर शुगर, जिसको टेंशन ज्यादा जो होती है। तो एक बार को दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लें और इस चीज से तो ज्यादा घबराएं नहीं कि एकदम अपने आप हाथ पैर छोड़ दीजिए, अरे क्या हो गया, अरे अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं बस बर्बाद हो गया, अब तो मेरे को जेल ही हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। और इन पालतू कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, रिकवरी एजेंट, सुन लो रिकवरी एजेंट हो सब, तुम खुजली वाले पालतू कुत्ते हो, तुमको ही गा रहा हूं, तो तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीजी लोगों से बोलते हो, तो सुनो बदतमीजी कितनी बोलोगे, बोलो बदतमीजी। तुम्हारी औकात खुजली वाले कुत्तों से ज्यादा नहीं है, तुम एक अठन्नी छाप हो, चवन्नी अठन्नी की तुम्हारी औकात है, मात्र इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। तो मित्रों इन कुत्तों की बातों में बिल्कुल ना है, इनकी धमकियों में बिल्कुल ना है, इनके भड़काए में बिल्कुल ना है, क्योंकि इन पालतू कुत्तों से जो बैंक वाले अंग्रेजी पाल लेते हैं, इनके पालने से ही काफी लोग, इनकी धमकियों से काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब बताओ क्या होगा उनके परिवार का? पागल कुत्तों, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए तुम्हारी फालतू बातों में आकर के, जिनको इतना अवेयरनेस नहीं था, जिनको इतनी समझ नहीं थी, उन्होंने चेक बाउंस होने को या कोई क्राइम होने को बहुत बड़ा क्राइम मान लिया और उन्होंने जिंदगी छोड़ दी। अब लगा लो कितने परेशान रहे होंगे तुम्हारे फोनों से जिन लोगों ने जिंदगी छोड़ी है। आज मैं बता रहा हूं, किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या एक आम आदमी कर रहा है। एक व्यापारी वर्ग की बहुत दिखा दूंगा आपको मैं, इतनी आत्महत्या हो रही है जिसका कोई वो नहीं है। सरकार एक बार का संज्ञान तो ले, डाटा तो निकलवाए, और इन पालतू कुत्तों के ऊपर सरकार और बैंक एनबीएफसी की कंपनी को तुरंत रोक लगाए, या किसी भी कस्टमर से लोन देते हुए चेक ना ले, क्योंकि चेक का देने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे भले उसमें हम 10 तारीख की डेट डाल दें, 10 दिन के बाद का चेक दे दें, लेकिन पेमेंट कर रहे हैं। जो ये चेक लेते हैं ना उसमें डेट होती है बड़ी भी कोई, ना कुछ होता है, सिर्फ आपके होते हैं हस्ताक्षर, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मुझे बताइए वो चेक किस आधार पर लोग लगा देते हैं अपने पास डेट भर के? तो इनकी इंटेंशन है ना, ये कानूनी, मेरे दिमाग के हिसाब से ये कानूनी खिलाफ काम है, क्योंकि ये चेक एडवांस में लेकर रखते हैं। अरे जो तुमसे लोन ले रहा है तो तुमको चेक क्यों देगा पेमेंट करने के लिए? और पेमेंट करने को तुम नैच लगा रहे हो, भाई नैच लगा रहे हो, नैच से पेमेंट होती है ना। अब तो ये तो है नहीं कि पेमेंट कोई कैश जाके होती है। अब तो जब नैच से पेमेंट हो रही है तो फिर आप चेक क्यों ले रहे हो भैया, ये तो बताओ फालतू कुत्तों। बैंक वालों, एनबीएफसी वालों, सिर्फ आप सामने वाले को दबाने के लिए ये सब चीजें ले रहे हो। दोस्तों फिर वीडियो लंबी हो गई 18 मिनट की। अब बताओ मैं क्या करूं, इतनी बातें हैं ना, वीडियो छोटी बानी नहीं पाती है। अब आप लोग पता नहीं फिर देखते हो नहीं देखते हो तो लंबी वीडियो, बातें बहुत काम की होती है मगर इसके अंदर। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है, वीडियो लंबी हो गई है, पूरी वीडियो को आप थोड़ा समय निकाल देखेंगे तो बहुत समझ में आपके आएगी। ये आम भाषा में मैंने समझाई है, बनाने को तो लाखों लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं वीडियो, लेकिन ये जो मैंने आपको समझाया है वो सिंपल तरीके से समझाया है और ये आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।